हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का मनी एंड क्रेडिट चैप्टर लेके आई हूँ क्योंकि बच्चों ने इसका डिमांड किया है। तो व्हाट इज मनी एंड व्हाट इज क्रेडिट? बिफोर इन्वेंशन ऑफ मनी देयर वाज अ सिस्टम प्रिवेलेंट इन द इकोनॉमी कॉल्ड बार्टर सिस्टम और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ओके, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. So what does it mean? Barter system was a system in which a commodity is exchanged for another commodity. So it needs a double coincidence. Suppose I have some rice to exchange for some sugar. Then I have to search the person who has sugar and who wants rice in exchange of his sugar. So it is very difficult to get this person who has same desire which is mine. So double coincidence of wants is rare and difficult. So barter system, in barter system what happens? Goods are exchanged without use of money. barter system में मनी का यूज नहीं किया जाता था, गुड्स को गुड्स के बदले में लिया या दिया जाता था. इन barter system goods are directly exchanged with goods to compete म्यूचुअल नीड्स. तो इसके लिए म्यूचुअल नीड्स वाले पर्सन्स को इकट्ठा होना जरूरी होता था. जब दो व्यक्ति ऐसे हों जिनको कि सेम मतलब मेरे पास जो चीजें हैं और उसके पास जो चीजें दोनों म्यूचुअल एक्सचेंज के लिए तैयार हों तभी ये संभव है. तो इसका बहुत सारे ड्रॉबैक्स था. बिकॉज सपोज समवन हैज काउ एंड ही वांट्स टू एक्सचेंज फॉर इट फॉर व्हीट. सो हाउ कैन ही सेग्रीगेट और हाउ कैन ही सेल हिज काउ फॉर हिज requirement for wheat? So cow is a costly thing and wheat is cheaper. So how they can coincide their mutual needs with each other? So it is difficult and then money came in its place. So first problem of barter system was double coincidence of want, जो कि दोहरा संयोग चाहिए था. दोनों की इच्छाओं का संयोग ऐसा होना चाहिए कि एक को जो चाहिए दूसरे के पास वो हो और दूसरे को जो चाहिए वो पहले के पास हो, तभी ये संभव था. दूसरा, स्टोर ऑफ वैल्यू. इस सिस्टम में जब हम मनी को स्टोर नहीं कर सकते थे एज ए वैल्यू, जैसे अभी हम रुपये को रख सकते हैं कि फ्यूचर में हमारा काम आएगा, उस तरह से हम बार्टर सिस्टम में चीजों को नहीं रख सकते थे क्योंकि चीजें खराब हो जाती थी. तीसरा है डेफर्ड पेमेंट. मनी को व्हाट वी डू कि आज मनी के लिए हमने कुछ प्रॉमिस किया कि आपको फ्यूचर में हम 1000 रुपीज देंगे. सो वी कैन स्टेट द अमाउंट इन मनी, बट इन दैट टाइम हाउ कैन यू से कि आपको फ्यूचर में मैं इसके बदले में ये दूंगा. तो ये डेफर्ड पेमेंट, जो पेमेंट को हम बाद में देने की बात करते हैं, उसमें दिक्कत होती थी बार्टर सिस्टम में. और यूनिट ऑफ अकाउंटिंग, कैसे हम अकाउंट करें कि आज चावल के बदले गेहूं ले रहे, कितना चावल के बदले कितना गेहूं मिलेगा, ये अकाउंटिंग में दिक्कत होती थी. तो फिर फॉर्म्स ऑफ मनी अभी बार्टर सिस्टम में क्या थे, किस चीज से हम चीजों को एक्सचेंज करते थे? दैट वेयर ग्रेन्स एंड कैटल. पशु को बेचते थे, ग्रेन्स को. एंड मेटेलिक कॉइन्स जो होते थे वो गोल्ड एंड सिल्वर के होते थे जो बहुत कॉस्टली होते थे. तो इन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटीज. मान लो मुझे कुछ चाहिए और अगले को नहीं चाहिए, तो फिर और मैं उससे लेना चाहती हूँ, वो देना भी चाहता है, बट ही डज नॉट want to take my things. In that case it is very difficult to exchange goods. So double coincidence of wants में ये दोनों पार्टीज का एग्री होना मुश्किल था. What a person desired to sell is exactly what the other wishes to buy. ये बहुत मुश्किल होता था. Here goods are directly exchanged without use of money. यहाँ पर बिना मनी के यूज के बार्टर सिस्टम में चीजें बदली जाती थी, चीजों के बदले चीजें. तो ये सिस्टम जो था इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे. उसके बाद फिर मनी आया. मनी के आने से ये लेन देन जो एक्सचेंज सिस्टम था वो आसान हो गया. मनी इज एन आइटम विच इज बेस्ड यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अब मनी के आने से क्या हो गया कि एक्सचेंज जो था, एक्सचेंज बिकम इजी एंड वॉट एवर यू वांट यू कैन परचेज इट थ्रू मनी. So you give money for that and you get the things. So in modern economy money works also an intermediary. Intermediary मतलब कि it works as a बिचौलिया जिसको बोलते हैं, कि मनी दिया और सब बीच में क्या आया, दो व्यक्तियों के बीच सामान का लेन देन हो रहा है और मनी कम्स इन between. So it is an intermediary.
It is used as a medium of exchange for goods and services, payment of debts. जो भी एक्सचेंज करना है, सामान खरीदना है या फिर लोन का रिपेमेंट करना है, सर्विसेज लेना है टीचर्स से. सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? टीचर्स, डॉक्टर्स. तो इनके सर्विसेज को भी हम मनी के जरिए यूटिलाइज कर सकते हैं, ले सकते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ मनी रिप्लेस द बार्टर सिस्टम. व्हेन मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, बार्टर सिस्टम vanished. In villages still it is working there. So जो गांव में क्या करते हैं लोग, अभी भी अनाज से सामान को बदली करते हैं. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, पहला है करेंसी. व्हाट इज करेंसी? इट इंक्लूड्स करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. जो हम लोग यूज करते हैं, मार्केट जाते हैं तो जिस चीज को यूज करते हैं, दैट इज ऑल करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. द फेस वैल्यू ऑफ कॉइन्स, करेंसी आर इट्स लीगल वैल्यू. जो भी फेस वैल्यू होता है कॉइन्स का या करेंसी पर, जो भी नोट का डिनोमिनेशन लिखा रहता है, दैट इज इट्स लीगल वैल्यू. बिकॉज व्हाई इट इज लीगल वैल्यू? बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट. नोबडी कैन डिनाई टू एक्सेप्ट इट. उसको कोई भी मना नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने से. इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज के मीडियम के रूप में इसे एक्सेप्ट किया जाता है. बिकॉज करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीगल टेंडर मनी. ओके, इट इज कॉल्ड लीगल टेंडर मनी. बिकॉज everyone has to accept it without any pros and cons. In India, Reserve Bank of India, हमारे सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है आरबीआई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में इंडिया वो नोट इश्यू करती है और सर्कुलेशन करती है. तो इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. हु इज सेंट्रल गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज ए पेमेंट ऑफ मेड इन रुपीज. एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट इट. डिपॉजिट इन बैंक्स. The other form of money is that which people keep as deposits with bank. हम लोग क्या करते हैं? बैंक में पैसे जमा करते हैं और कभी कभी हम देखते हैं कि किसी को पेमेंट करना है तो हम चेक काट के उसको दे देते हैं. तो चेक काटते हैं किससे? जो डिपॉजिट हम बैंक में करते हैं उसके अगेंस्ट हम चेक काटते हैं. एंड दैट पर्सन गोज टू बैंक, डिपॉजिट्स द चेक एंड गेट्स द मनी फ्रॉम माई अकाउंट. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब हुआ कि द डिपॉजिट विच यू कीप विद द bank is liable to pay whenever you demand. So it is called demand deposit. Deposit in the bank which can be withdrawn on demand. इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं. पीपुल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा कैश विथ बैंक बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन देयर नेम. बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट. बैंक का क्या फंक्शन है? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उस पर इंटरेस्ट देना, और फिर आपके डिपॉजिट से वो क्या करता है? दूसरे को लोन्स भी देता है और उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है. तो बाय पेइंग इंटरेस्ट एंड बाय टेकिंग इंटरेस्ट बैंक अर्न्स प्रॉफिट. तो जब बैंक आपके डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट देता है वो कम होता है और आप जब उससे लोन लेते हैं तो उस लोन पर वो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है. तो डिपॉजिट इन बैंक जो है जिसमें आप चेक काट कर देते हो, दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट. चेक. व्हाट इज चेक? Check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from a person's account to the person in whose name check has been issued. अभी मैंने बताया कि आप क्या करते हो कि आप अपने अकाउंट जब बैंक में खोलते हो, पैसे डिपॉजिट करते हो तो आपको चेक बुक मिलता है. उस चेक से आप लोगों को पेमेंट कर सकते हो. चेक में आप अमाउंट लिखते हो, जिस आदमी को आप पेमेंट कर रहे हो उसका नाम लिखते हो और चेक काट देते हो उसके नाम से. तो आदमी बैंक जाकर वो चेक को जमा करेगा तो उसे आपके अकाउंट से उतने पैसे मिल जाएंगे जितने का आपने चेक काटा हुआ है. फिर लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक. बैंक और क्या करता है? लोन देता है. लोन कैसे देता है? बैंक कीप ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश. आपने जो भी डिपॉजिट किया, सब लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक क्या करता है? उसका एक स्मॉल पोर्शन अपने पास कैश के रूप में रखता है, बाकी सारा वो फिर लोगों को लोन दे देता है. वो थोड़ा पोर्शन इसलिए कैश के रूप में रखता है कि वेन एवर यू गो टू डिमांड योर मनी फ्रॉम बैंक, so they will be able to pay you your money. तो जब बैंक अपने एक्सपीरियंस से जानता है कि कोई भी व्यक्ति सारा पैसा एक साथ नहीं निकालता है,
इसलिए बैंक थोड़ा पैसा कैश अपने पास रखकर बाकी के पैसे लोन दे देता है लोगों को। तो बैंक कीप ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्व्स, अपने साथ थोड़ा सा रखते हैं, और टू पे द डिपॉजिटर्स हु वांट टू विदड्रॉ देयर मनी फ्रॉम बैंक। Rest portion of the money deposit is given as advance or loans for various economic activities लोगों को दे दिया। Bank charges higher rate of interest on loans and gives lower rate of interest on deposits। Deposits पे lower rate of interest देता है और लोन पर ज्यादा देकर इस तरह से बैंक क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। अब अगला है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। व्हाट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट? बैंक क्या करता है कि हर लोन एग्रीमेंट में एक इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर बोरोवर को विच बोरोवर हैज टू पे द लेंडर। लेंडर कौन हुआ? यहाँ जब भी आप किसी से लोन लेते हैं तो जो आपको लोन देता है दैट ही इज लेंडर। तो और आप जब लोन लेते हैं तो यू आर द बोरोवर। तो बोरोवर हैज टू पे द लेंडर अलोंग विथ रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो आपको क्या करता है, आप सपोज आपने 2000 का लोन लिया तो 2000 तो आपको लौटाना है। जो लोन लिया दैट इज प्रिंसिपल 2000 रुपये, और उसके साथ आपको इंटरेस्ट देना है। अगर वो 4% का इंटरेस्ट लेता है तो आपको 2000 पर 4% का इंटरेस्ट मतलब कितना हुआ, 8 रुपये एक महीना में देना होगा अलॉन्ग विथ रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। सो लेंडर ऑल्सो डिमांड कोलैटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन। जब भी कोई आपको लोन देता है तो उसके अगेंस्ट में वो आपसे कोलैटरल मांगता है। कोलैटरल क्या होता है? सिक्योरिटी होता है, जो कि बैंक से या किसी भी लेंडर से, मनी लेंडर से आप पैसे लेते हो तो वो बदले में कुछ सिक्योरिटी मांगता है। तो सिक्योरिटी में आप क्या क्या दे सकते हो? अपने एसेट्स के पेपर दे सकते हो, फिक्स डिपॉजिट्स दे सकते हो, इस तरह की चीजें। तो कोलैटरल क्या होता है ये हम देखते हैं। इट इज एन एसेट लाइक बिल्डिंग, फिक्स डिपॉजिट, ये सब जो बोरोवर का हमारे पास जो होता है उसको हम जमा करते हैं, उसके बदले में हमें लोन मिलता है जो कि गारंटी के रूप में काम करता है। कि अगर हम वो फिक्स डिपॉजिट क्यों लेता है कि इन केस जो लेंडर है अगर आपसे फिक्स डिपॉजिट ले लिया और आप अगर लोन रिपे नहीं कर पाए तो वो क्या करता है कि आपके फिक्स डिपॉजिट को तोड़कर अपना लोन वापस ले सकता है अमाउंट। तो इफ बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन द लेंडर हैज राइट टू सेल द कोलैटरल टू गेट पेमेंट। इसीलिए कोलैटरल लेता है कि अगर आप लोन नहीं रिपे कर सके तो वो उसको बेचकर अपना पेमेंट वापस ले सके। इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ पेमेंट, जो जो चीज लगता है लोन के समय, क्रेडिट लेने के लिए, लोन लेने के लिए जो जो चीजों की जरूरत होती है वो क्या क्या है, उसमें क्या क्या शामिल होते हैं। इंटरेस्ट रेट, आपको इंटरेस्ट देना होता है, कोलैटरल देना पड़ता है, फिक्स डिपॉजिट, फिर कागजी कार्यवाही होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, और फिर किस तरह से आप पेमेंट करेंगे। ये सारा चीज को जब तय हो जाता है तब लोन मिलता है। तो ये सारी चीजें टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहलाती हैं। ये सारी बातों को तय करने के बाद ही लोन दिया जाता है। अब लोन होता है फॉर्मल सेक्टर का लोन और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर का लोन क्या होता है? ये लोन जो होता है वो सरकारी बैंक के द्वारा या कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा दिए जाते हैं, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के तहत देते हैं। मतलब कि लोन्स गिवन बाय बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर सुपरवाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक हर कॉमर्शियल बैंक के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है जिसके तहत ही वो लोन देते हैं। तो बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन। उसके बाद उन्हें बैंक को, जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं जैसे इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, SBI, ये सारे जो बैंक हैं दे हैव टू सबमिट द इंफॉर्मेशन टू RBI। RBI को इंफॉर्मेशन उनको देना होता है कि अबाउट देयर लेंडिंग प्रोसीजर। दे हैव टू सबमिट द डेटा कि हाउ मच लोन दे हैव गिवन, हाउ मच डिपॉजिट दे हैव, ये सारी जानकारी उन्हें देनी पड़ती है क्योंकि ये फॉर्मल सेक्टर के बैंक होते हैं और ये RBI के कानून के तहत काम करते हैं। सो दे हैव टू सबमिट देयर रिपोर्ट टू RBI। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है?
इनफॉर्मल सेक्टर में वो बैंक्स नहीं होते हैं, वो साहूकार होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जिनसे आप लोन लेते हैं। यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है जो इस लोन को सुपरवाइज करता है या देखता है या तरीके बताता है। ऐसे लोन्स जो है वो गुडविल में दिए जाते हैं, आपके अच्छे संबंध हैं या लोग आप पर विश्वास करते हैं तो वो आपको देते हैं। नो वन इज देयर टू स्टॉप देम। इन लोगों को रोकने के लिए कोई नहीं है। अगर वो अनफेयर मीन्स भी करते हैं लोन्स के रिकवरी में, ये बहुत तरह के टेंट्रम्स करते हैं, कभी ये धमकी देते हैं, कभी उनकी जमीन लिखवा लेते हैं, मतलब गलत तरीके से भी लोन को वो रिपे कराते हैं। बट देयर इज नो वन, कोई कानून नहीं है जो इनको रोक सके। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट जो होता है, तो ज्यादा फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर लोन केवल 50% लोन का रिक्वायरमेंट को पूरा करता है रूरल क्रेडिट का, बाकी सारा सेठ साहूकार महाजनों से लोन लेते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट देकर वो उनके ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। तो ये उसके बाद आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है जिसमें क्या है कि 15 से 20 लोगों का, 15 to 21 पीपल मैक्सिमम, इनका एक ग्रुप बनता है जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। ये इसमें SHG भी कहा जाता है। ये ग्रुप स्मॉल सेविंग्स के ग्रुप होते हैं जो अपने मेंबर्स के बीच स्मॉल सेविंग्स को प्रमोट करते हैं और वो स्मॉल सेविंग्स को बैंक में जमा करते हैं और उसके बाद उन्हें बैंक से लोन दिया जाता है विदाउट कोलैटरल, मतलब कोई सिक्योरिटी बिना जमा किए भी उन्हें लोन मिल जाता है। ये इनफॉर्मल ग्रुप होता है और इसमें वैसे लोग होते हैं जिन्हें की लोन की दिक्कत होती है, उस सेम तरह की समस्याओं से ग्रस्त होते हैं, उन्हें छोटे छोटे लोन की जरूरत होती है, माइक्रो फाइनेंस की, जो उन्हें नहीं मिलता। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए उनका बैंक से तालमेल बैठता है, कांटेक्ट होता है और बैंक उन्हें हेल्प करता है। इट हैज बीन व्हीकल ऑफ चेंज फॉर द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड। जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, गरीब हैं, उनके लिए ये परिवर्तन का व्हीकल है। ये वेमेन को हेल्प करता है सेल्फ रिलायंट बनने में, आत्मनिर्भर बनने में। इट प्रोवाइड्स कोलैटरल फ्री लोन्स। ये लोन्स के लिए कोलैटरल नहीं मांगता क्योंकि ये लोग इतने पुअर होते हैं कि दे हैव नो सिक्योरिटी, नथिंग, नो फिक्स डिपॉजिट, नो बिल्डिंग, नो लैंड, कुछ भी नहीं होता है। तो वो लोन कैसे प्राप्त करेंगे? तो दे हैव दिस ग्रुप्स हेल्प देम टू गेट कोलैटरल फ्री लोन। द पुअर कलेक्ट देयर सेविंग्स एंड डिपॉजिट इन बैंक। वो छोटी छोटी सेविंग्स को बैंक में जमा करते हैं और बदले में उन्हें लोन का इजी एक्सेस हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर स्मॉल होता है। तो इससे वो अपने छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म। यहाँ पर ये SHG में सारे ग्रुप्स का मीटिंग रेगुलर होता है जिससे कि वो क्रेडिट संबंधित इश्यू साथ साथ हेल्थ और न्यूट्रिशन के इश्यूज को भी डिस्कस करते हैं और उससे लाभान्वित होते हैं। दे गेट बेनिफिट ऑफ इट। ठीक है, अब क्रेडिट सिचुएशंस का दो हम डिस्कस कर लेते हैं आपकी बुक से कि क्रेडिट सिचुएशंस दो तरह के इसमें किया गया है कि एक फेस्टिव सीजन और एक स्वप्ना। तो दो प्रॉब्लम है, एक सलीम का प्रॉब्लम है, एक स्वप्ना का। तो सलीम को क्रेडिट मिल जाता है क्योंकि सलीम जाता है और लोन लेता है तो उसे लोन को क्रेडिट भी कहते हैं। क्रेडिट मिल जाता है प्रोडक्शन के लिए, वो प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए हो सकता है, उसको खाद के लिए चाहिए या इरिगेशन के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो ही गेट्स लोन। ओके, एंड देन क्या होता है कि वो अपना काम पूरा कर लेता है। इन सच ए सिचुएशन में उसको क्रेडिट से फायदा होता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसकी अर्निंग बढ़ती है और उसका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो हुआ, ये क्रेडिट सिचुएशन में उसको फायदा हुआ, उसकी अर्निंग बढ़ी, इसके लिए वो पॉजिटिव हुआ। और सपना के केस में क्या होता है कि क्रेडिट से उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। क्या होता है? क्रॉप फेलियर हो जाता है। क्रॉप फेलियर में वो अपना लोन को रिपे नहीं कर पाती है। तो ऑलरेडी उसने लोन ले रखा है और क्रॉप फेलियर की वजह से वो लोन रिपे नहीं करती है, तो शी हैड टू सेल ए पार्ट ऑफ हर लैंड। अब लैंड का एक हिस्सा को बेचकर वो डेट रिपेमेंट करती है। लोन को रिपे करने के लिए उसे जमीन अपनी बेचनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने लोन लिया, ये लोन क्या किया, उसकी स्थिति को और खराब कर दिया क्योंकि वो अपने लैंड को उसे खोना पड़ा और वो
डेट ट्रैप में चली गई। डेट ट्रैप क्या है कि कर्ज के जाल में, एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ा या लैंड को सेल करना पड़ा, तो ये उसको एक बोरोवर बना देता है, ऋणी बना देता है इस सिचुएशन में जहां पर की रिकवरी उसके लिए पेनफुल हो जाता है। तो क्रेडिट आप अगर प्रोडक्टिव वर्क के लिए लेते हैं तो आपको रिच बनाता है, आपकी अर्निंग को बढ़ाता है। और अगर आप डेट रिपेमेंट के लिए क्रेडिट लेते हैं, तो क्रेडिट लोन लेते हैं, तो ये आपको बोरोवर बनाता है। तो ये सारी चीजें हो गई मनी और क्रेडिट चैप्टर की आपकी क्लास की। दैट्स ऑल, थैंक यू।